हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग AED और BPSC के द्वारा जो एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। तो ये हमारा 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो समूह, आप लोग को पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो समूह हैं, एक गर्म दल और एक नरम दल। तो गर्म दल और नरम दल के अच्छे संबंध किस समझौते में बने थे, यहाँ पे किए नहीं, किस समझौते हैं, ठीक है। तो किस समझौते में बने, ठीक है। तो देखिए कांग्रेस के गर्म और नरम दल के जो बीच जो अधिवेशन जो संबंध बने थे वो बने थे आपको लखनऊ, ठीक है। किस में बने थे? तो लखनऊ अधिवेशन में बने थे। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1916 ईस्वी में। कब हुआ था? तो ये 1916 ईस्वी लखनऊ अधिवेशन में इनके संबंध अच्छे हुए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्राधिकरण स्रोत कौन से है? तो भारतीय संविधान का प्राधिकरण स्रोत कौन सा है? तो यहाँ पे जो है ऑप्शन आपके है भारत के लोग, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति व सरकार। देखिए तो भारतीय संविधान को जो है भारत के जनताओं के प्रतिनिधि द्वारा बनाया गया है और भारतीय के हित के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको भारत के लोग हो जाएंगे, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है, यानी कौन से संशोधन किया गया है जिसके तहत जो है आपका शिक्षा जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि जो शिक्षा को जो मौलिक अधिकार है वो आपको 2002 ईस्वी में, कब? 2002 ईस्वी में जो 86 यानी 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसके तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार में जोड़ा गया है, यानी ऑप्शन नंबर आपको ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कहता है वर्तमान में जो किसके कपास मतलब चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वर्तमान में विश्व, देखिए यहाँ पे जो है स्पेलिंग से विश्व के कपास निर्यातक देशों में भारत का स्थान क्या है? जो विश्व में जो कपास निर्यात हम लोग करते हैं तो उसमें भारत जो है केवां स्थान पे आता है, ठीक है। तो देखिए कपास निर्यातक देश में भारत का जो स्थान है वो पूरे विश्व में वो कैमा है? तो वो है सेकंड नंबर पे आते हैं, ठीक है। यानी आपका ऑप्शन नंबर डी यानी द्वितीय स्थान है इसका। पांचवा क्वेश्चन कहता है कि भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी वर्षा का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है? भारत में जो अधिकांश वर्षा होती है, ठीक है, तो अधिकांश वर्षा जो भाग जो है उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बताना है कि वो जगह गंगेय पश्चिम बंगाल, केरल, कोरोमंडल और रायलसीमा या फिर मराठवाड़ा, ठीक है। तो देखिए भारत का जो है कोरोमंडल और रायलसीमा, कौन सा? कोरोमंडल और रायलसीमा क्षेत्र अपनी वर्षा के अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है, ठीक है। तो यहाँ दिया है उत्तर पूर्वी मानसून और यहाँ पे कोरोमंडल रायलसीमा, ठीक है। यह जो है एक चौड़ा तटीय मैदान है। कैसा है? चौड़ा तटीय मैदान है और कोरोमंडल तट पर जो है शीत ऋतु में वर्षा होती है। ये कब होती है? तो यहाँ पे जो है आपको शीत ऋतु में वर्षा होती है, ठीक है। और बंगाल की खाड़ी से नमी लेने वाले उत्तर पूर्वी मानसून हवाएं इन पहाड़ों द्वारा अवरुद्ध हो जाती है, ठीक है। रायलसीमा दक्कन पठार के दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है, ठीक है। तो ये भी कई क्वेश्चन आपको हो गया कि रायलसीमा जो है कहाँ है? तो दक्कन पठार के दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी भाग में
स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, इसका ऑप्शन 2 को नीचे है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है? ठीक है, तो आपको बताना है कि भारत का जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड है वो कहाँ है। पहला ऑप्शन है आपका ये लक्षद्वीप, दूसरा है अंडमान द्वीप समूह, और तीसरा है मिनिकॉय, और डी है यानी चौथा निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो यहाँ पे भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है बैरन आइलैंड वो अंडमान द्वीप समूह पे है। कहाँ है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ये अंडमान द्वीप समूह पे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अफ्रीका से एशिया को अलग करती है? ठीक है, आपको बताना है कि इसमें से जो है कौन सी जल संधि अफ्रीका से एशिया को अलग करती है। ठीक है, तो यहाँ पे है देखिए बाब अल मंदिर, मलक्का और बॉस्फोरस, और ऑप्शन डी था इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, से कोई नहीं, तो आपको बताना है कोई नहीं। तो देखिए जो बाब अल मंदिल जल संधि है जो अदन की खाड़ी के पास एशिया और अफ्रीका को अलग करती है। ठीक है, कौन किसके पास? अदन की खाड़ी। ठीक है, अदन की खाड़ी। यह जल संधि जो है लाल सागर को, यह जल संधि, इसके बारे में सुन लीजिए कि यह जल संधि लाल सागर को, अदन की खाड़ी और हिंद महासागर को भी जोड़ती है। मलक्का जल संधि हिंद महासागर, अंडमान सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। देखिए मलक्का जल संधि किस किस को जोड़ती है? मलक्का जो है वो जो जोड़ती है आपको हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। तो हिंद महासागर में कहाँ? तो अंडमान सागर, और ये प्रशांत में दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। अगर हम बात करें बॉस्फोरस की, बॉस्फोरस जल संधि काला सागर को मरमरा सागर को जोड़ती है। देखिए बॉस्फोरस जो है आपको जल संधि जो है वो काला सागर, ठीक है, और मरमरा सागर को जोड़ती है। ठीक है, इसके अलावा एक और आता है होमरुज। कौन सा? होमरुज जल संधि। होमरुज जल संधि ओमान की खाड़ी को फारस की खाड़ी से जोड़ता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। इक्विनॉक्स होता है, एक मिनट, देखिए इक्विनॉक्स होता है। इक्विनॉक्स कब होता है? तो इक्विनॉक्स होता है जब दिन और रात आपका क्या हो, एक मिनट, जब दिन और रात क्या हो आपका बराबर हो। ठीक है, दिन और रात क्या है? बराबर होता है। तो हम देखेंगे कि जो उत्तरी गोलार्ध होती हैं, उत्तरी गोलार्ध में जो इक्विनॉक्स होता है वो 21 मार्च को पड़ता है। कब पड़ता है? तो वो पड़ता है आपको 21 मार्च को। और दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत रेखा पर जो है वो 23 सितंबर को पड़ता है, और दक्षिणी गोलार्ध में 23 सितंबर को। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में 21 मार्च को और दक्षिणी गोलार्ध में 23 सितंबर को पड़ता है। विषुवत के दिन और रात लगभग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। विषुवत एक वर्षीय घटना है जो वर्ष में 2 बार मार्च और सितंबर को होती है। विषुव यानी इक्विनॉक्स एक खगोलीय घटना है जिसमें पृथ्वी की भूमध्य रेखा सूर्य के केंद्र से होकर गुजरती है, और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटी रात जो होती है वो आपको
21 जून को ही होती है। ठीक है, और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 21 जून को होती है। देखिए, तो उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर या फिर साउथ हेमिस्फीयर की बात करें तो यहाँ जो है 21 जून को क्या होती है, सबसे छोटा दिन होती है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। ठीक है, इस हिसाब से देखेंगे तो जो है क्या हुआ, दिन और रात बराबर होते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जब किसी निवेश का औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद, यानी औसत उत्पाद अपने अधिकतम पर हो तो वहाँ पे सीमांत जो उत्पाद है एमपी वो क्या होगा, यानी एपी ग्रेटर देन एमपी होगा या एपी इक्वल टू 0 हो जाएगा या फिर एपी लेस देन एमपी होगा, क्या होगा, यानी आपको जो 2 ऑप्शन नीचे भी है, एक ही एपी लेस देन एमपी या फिर एपी इक्वल टू एमपी हो जाएगा। ठीक है, तो कहता है कि जब किसी निवेश का औसत उत्पाद अपने अधिकतम पर हो तो सीमांत उत्पाद जो है क्या होता है, वो इक्वल हो जाता है। क्या होता है, इक्वल हो जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि मनुष्य के नाखून के बने होते हैं, मनुष्य के जो नाखून होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं। तो मनुष्य की नाखून जो है आपका वो केराटिन, किससे बने होते हैं, केराटिन से बने होते हैं। ठीक है, मनुष्य के जो हाथ और पैर की जो नाखून वो कठोर होते हैं, जो प्रोटीन केराटिन के बने होते हैं। ठीक है, केराटिन से बनी कोशिका जो होते हैं वो नाखून शरीर के दूसरे हिस्सों में उत्तक बनाती है, और केराटिन नाखून को मजबूत और लचीला भी बनाता है। ठीक है, तो केराटिन जो है नाखून को मजबूत और लचीला भी बनाता है, और नाखून की जड़ के आधार पर मैट्रिक्स में से नाखून बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा केराटिन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 हो गया, 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि तापमान को किसी विशिष्ट डिग्री में व्यवस्थित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण क्या कहलाता है। यानी तापमान की किसी विशिष्ट डिग्री में व्यवस्थित होने के लिए अब हम सब यूज करते हैं, देखते हैं टेम्परेचर को जो है एकदम व्यवस्थित करने के लिए क्या यूज करते हैं, तो सब लोग जानते होंगे कि हम लोग थर्मोस्टेट का यूज करते हैं। ठीक है, यानी थर्मोस्टेट क्या करता है, थर्मोस्टेट उष्मा को हस्तांतरित द्रव के प्रवाह को नियंत्रण करने का काम करता है, यानी उष्मा को जो है वो फॉलो नहीं होने देता है, ट्रांसफ़र नहीं होने देता है। ठीक है, जैसे थर्मोस्टेट का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, जैसे वाटर हीटर, ठीक है, ओवन, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन या फिर वैज्ञानिक इनक्यूबेटर होता है, उस समय हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, तापमान मापने की जो इकाई होती है हम लोग ये फ़ारेनहाइट, सेल्सियस या केल्विन आदि में मापते हैं। केल्विन तापमान की निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली एसआई इकाई है, और फ़ारेनहाइट मनुष्य के शरीर का तापमान मापने वाला थर्मामीटर से हम लोग मापते हैं। तो मनुष्य की जो टेम्परेचर है वो हम लोग नापते हैं फ़ारेनहाइट में, और बाकी एसआई यूनिट जो होता है वो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की तरह एक केल्विन से मेजर करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा धारिता सबसे अधिक है। ठीक है, यानी जो दिए गए क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि नीचे दिए गए जो ऑप्शन है उसमें से किसकी विशिष्ट ऊष्मा धारिता सबसे अधिक है। सोने का टुकड़ा का, जल का, क्लोरोफॉर्म का या फिर लोहे का टुकड़ा का। ठीक है, देखिए तो पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है, किसकी होती है, पानी की। ठीक है, जैसे जिस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है उस पदार्थ के गर्म होने व ठंडा होने में उतना ही अधिक समय लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी जल। 12 नंबर, स्लीपर्स जंतु यानी एनिमल क्यूल किसका सामान्य नाम है। स्लीपर जंतु एनिमल क्यूल जो है किसका सामान्य नाम है, तो ये जो है वो है आपका पैरामीशियम। यानी क्या है कि स्लीपर जंतु या एनिमल क्यूला जो है पैरामीशियम का सामान्य नाम है। पैरामीशियम के बारे में जान लेते हैं कि ये जो है सिंगल कोशिका सेल है, यानी एक कोशिकीय जीव है,
और इसका पैरामीशियम का जो आकार होता है वो स्लीपर यानी मुलायम जूते के समान होते हैं, ठीक है, इसलिए इसे स्लीपर एनीम्यूक्यूल कहा जाता है। पैरामीशियम का जो आकार होता है वो कैसा होता है हम सब जानते हैं, ठीक है, कि ये जो है इस आकार का होता है, तो ये किसी मुलायम जूते के समान होता है, इसलिए हम लोग क्या इसको कहते हैं, स्लीपर एनिमल्क्यूल कहा जाता है। और ये किस वर्ग में आते हैं, तो ये आते हैं सिलिएट प्रोटोजोआ के वर्ग में, ठीक है, किसके, सिलिएट प्रोटोजोआ के वर्ग में आते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से किसे मिल्क शुगर भी कहा जाता है। देखिए मिल्क से ही आप लोग को ऑप्शन इसका आ जाएगा कि मिल्क शुगर यानी दूध बात हो रही है कि मिल्क शुगर भी कहा जाता है। यहाँ पे दिया है माल्टोज, लैक्टोज, ग्लूकोज या फ्रुक्टोज, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है कि लैक्टोज यानी दूध से जितने भी सामग्री बनते हैं उसमें लैक्टेटिव बोलते हैं ना, कि जैसे दूध से बनने वाले जितने भी पदार्थ होते हैं उसमें लैक्टिक एसिड पाए जाते हैं, लैक्टिक एसिड पाए जाते हैं, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है उसमें लैक वर्ड जो है जरूर आता है, इसलिए मिल्क की बात आ रही है तो लैक्टोज क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया, ठीक है। तो लैक्टोज को जो है हम लोग मिल्क शुगर कहते हैं। और यह दूध में जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले डाइसेक्राइड है, ठीक है। माल्टोज को माल्ट शुगर कहते हैं, माल्टोज को क्या कहते हैं, माल्ट शुगर कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो होते हैं वो को द्रास शक्करा जो है ना, शक्कर हेक्सोज भी कहते हैं, ठीक है। और जो फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज आम, केला, संतरा, अमरूद आदि में पाया जाता है फ्रुक्टोज, ठीक है। तो आपको सब ऑप्शन क्लियर हो गया। फ्रुक्टोज किसमें होता है, आम, केला, संतरा, अमरूद आदि में फ्रुक्टोज होता है। ग्लूकोज को हम लोग द्रास या शक्करा में होते हैं, माल्टोज माल्ट शुगर में और लैक्टोज मिल्क शुगर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। धातुएं कमरे के तापमान में हो सकती है, ठीक है। धातु जो है कमरे के तापमान पर क्या हो सकता है, तो यहाँ ऑप्शन देखिए, ठोस या तरल, केवल तरल, ठोस तरल या गैस, या फिर केवल ठोस, ठीक है। तो यहाँ पे जो है धातु जो है कमरे के टेम्परेचर पे क्या होता है, तो धातु कमरे के टेम्परेचर पे जो है वो ठोस हो जाता है, यानी केवल ठोस होता है, ठीक है। देखिए अब अगर हम बात करें पारा, ठीक है, मरकरी यानी पारा एकमात्र ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पे तरल अवस्था में रहता है, ठीक है। किस अवस्था में, तरल अवस्था में, यानी लिक्विड फॉर्म में रहता है। धातु उष्मा और बिजली की अच्छी सुचालक होता है। धातु में लचीला, चमकीला, अपारदर्शी गुण भी पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। सभी गैसों में दूसरी सबसे हल्की गैस का नाम क्या है, ठीक है। देखिए सभी गैसों में पहली, दूसरी, तीसरी ऐसे क्रमवाइज होगी हल्की गैसों में, तो आपको बताना है यहाँ से दूसरी सबसे हल्की गैस का नाम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि हीलियम, किसकी बात करेंगे, हीलियम। हीलियम जो होती है वो दूसरी सबसे हल्की गैस होती है। तो पहला क्या होता है, तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हल्की गैस है। हीलियम का परमाणु द्रव्यमान जो होता है आपको होता है वो 4.003 माइक्रोन, ठीक है, 3 माइक्रोन, ठीक है। और हाइड्रोजन का जो प्रतीक चिन्ह होता है, रासायनिक सिंबल, वो H होता है, और हीलियम का He होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह, ठीक है, ने कहाँ स्थित वेधशाला का निर्माण नहीं कराया था, मतलब कौन से जगह पे वेधशाला का निर्माण नहीं कराया था, ठीक है। तो ऑप्शन है उज्जैन, मथुरा, वाराणसी और इलाहाबाद। तो देखिए सवाई सिंह जो है वो इलाहाबाद में वेधशालाओं का निर्माण नहीं करवाया था, ठीक है। महाराजा जय सिंह के बारे में देख लीजिए कि महाराज जय सिंह जो है ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया, ठीक है। कितने, जो है 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया। और ये 5 कौन है, तो 5 में है पहला
दिल्ली, ठीक है। दूसरा मथुरा, वाराणसी, ठीक है, उज्जैन और जयपुर, उज्जैन और जयपुर, ठीक है। इन 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। तो आपको इसके अलावा कोई भी ऑप्शन में आ जाए तो आपका आंसर वो सही हो जाएगा कि कहाँ कहाँ करवाया था, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, वाराणसी और जयपुर, ठीक है, यहाँ पे करवाया था। तो इसका आंसर आपका डी सही हो जाएगा कि इलाहाबाद में नहीं करवाया था। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों के लिए निम्नलिखित में से किसे परिपथ के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए, तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए जो है हम लोग यूज किए थे वैक्यूम ट्यूब को, ठीक है। जैसे जैसे कंप्यूटर जो है विकसित होती है वैसे वैसे हम लोग जो है इसका पीढ़ी को बढ़ता है तो परिपथ के रूप में जो यूज़ करते हैं उसको हम लोग भी चेंजिंग करते हैं। तो वैक्यूम ट्यूब को सबसे पहले हमने इस्तेमाल किया था, ठीक है। अगला जो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कि 1 अप्रैल 1937 को अंग्रेजों द्वारा संयुक्त प्रांत के रूप में कौन सा आधुनिक भारतीय राज्य बनाया गया था। यानी 1 अप्रैल 1937 को अंग्रेजों द्वारा संयुक्त प्रांत के रूप में कौन सा आधुनिक भारतीय राज्य बनाया गया था, ठीक है। तो 1 अप्रैल 1937 को अंग्रेजों द्वारा संयुक्त प्रांत के रूप में उत्तर प्रदेश को आधुनिक भारतीय राज्य बनाया गया था। देखिए, इसका जो नामकरण हुआ था उत्तर प्रदेश का वो कब हुआ था, तो इसका 24 जनवरी, कब, 24 जनवरी, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया था। लॉर्ड डलहौजी जो है 1856 में, कब, लॉर्ड डलहौजी 1856 में अवध राज्य को कुशासन के आधार पर ब्रिटिश भारत में मिला लिया था। आप लोग को पता है कि जो डलहौजी थे वो राज्य हड़प की नीति लागू किए थे, जिसमें कई सारे राज्यों को जो है वो ब्रिटिश शासन में मिलाया था, जिसमें अवध के जो नवाब थे, है ना, जिसमें ये कई सारे फरमान जारी किया था, जिसमें बोले थे कि, है ना, कई सारे राजाओं का उपाधि लिया था डलहौजी ने, और ये भी किया था कि जो राजा का अगर कोई अपना बेटा नहीं है तो वो उत्तराधिकारी नहीं बन सकता है, यानी एडॉप्टेड सन जो है वो भी राजा नहीं बन सकता है। और जो अवध प्रांत है वहाँ के राजा को कुशासन के आरोप लगा करके वहाँ का राज्य को हड़प लिया था। कौन, लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है। तो ये 1856 में ऐसे किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। भोपाल का वह नवाब, ये नवाब है, ठीक है, भोपाल का वह नवाब कौन था या थी जिसने 1868 से 1901 तक शासन किया था, ठीक है। तो भोपाल का नवाब शाहजहां बेगम थी जो 1868 से, ठीक है, 1901 तक शासन की थी, ठीक है। शाहजहां बेगम ने भोपाल में 30 अक्टूबर 1868, कब, 30 अक्टूबर, ठीक है, 30 अक्टूबर 1868 से 16 जून, ठीक है, 16 जून 1901 तक शासन की थी। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी बागान फसल सबसे पहले शुरू की गई थी, ठीक है। तो हम सबको पता है कि भारत में सबसे पहले जो है वो नील की खेती होती थी, ठीक है। तो सबसे पहले जो है नील की खेती की ही शुरू हुई थी। और आधुनिक तरीके से बंगाल की जो नील की खेती की बागान जो है वो 1770 में, कब, 1770 में लुइस बोनार्ड के द्वारा प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा,
लुइस, ठीक है, लुइस बोनार्ड के लुइस बोनार्ड के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है, आगे देखें। राजगृह कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा। ठीक है, राजगृह कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा। बाद में राजधानी को हस्तांतरित करके कर दिया। मतलब बाद में जो है ये अपने राजधानी को स्थानांतरित करके कहाँ कर दिया, यानी इसका स्थान परिवर्तन कर दिया। तो अब सबको पता है ये कर दिया पाटलिपुत्र में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, बौद्धिक व्यवसाय किस गतिविधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये जो बौद्धिक व्यवसाय है ये अर्थव्यवस्था के चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग नहीं है। यानी यहाँ पे जो है ऐसा कौन सा रोग है जो विषाणु से नहीं होता है। तो देखिए कुष्ठ रोग, कौन सा, कुष्ठ रोग जो है वो आपका विषाणु से नहीं होता है। तो ये होता किससे है, तो कुष्ठ रोग जो है माइको नामक, ठीक है, माइको नामक बैक्टीरिया, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम लैपी नामक, सॉरी माइकोबैक्टीरियम लैप्री, ठीक है, लैप्री पूरा नाम ये है, माइकोबैक्टीरियम लैप्री नामक जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, जिसका असर व्यक्ति की त्वचा यानी स्किन, आँख, श्वसन तंत्र तथा परिधीय तंत्र पर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 25, एलईडी का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, तो एलईडी का पूर्ण रूप क्या है, तो हम सबको पता है कि लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड इसका फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब आप लोग को ये पता होना चाहिए कि कौन सा मीटर का उपकरण का इस्तेमाल किस चीज़ को मेजर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका हवा या गैस की आर्द्रता के लिए पूछा गया है। ठीक है, तो हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए जो है हम लोग हाइग्रोमीटर, कौन सा, हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पायरोमीटर किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, तो पायरोमीटर होता है वस्तु का उच्च तापमान मेजर करने के लिए होता है। बैरोमीटर किसके लिए होता है, तो बैरोमीटर होता है वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक है एस्फेरोमीटर किसके लिए इस्तेमाल होता है, तो गोलीय ताल या वक्रता की ज्ञात करने के लिए हम लोग जो है एस्फेरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से 26 कंप्लीट हुआ। 27 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस जोड़े का गलत मिलान किया गया है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे जो है कौन गलत है, यहाँ पे कौन से वो नहीं पूछा, कौन गलत है। देखिए क्षय रोग जो होता है जीवाणु के कारण होता है, बिल्कुल सही। सामान्य जुकाम जो है विषाणु के कारण भी होता है। निमोनिया गुलान या कोकस के कारण होता है। और यहाँ पे जो है हैजा प्रोटोजोआ से नहीं होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। ठीक है, तो हैजा जो है वो भी एक विब्रियो कैलोरी नामक जीवाणु से होता है। किससे होता है, यहाँ पे प्रोटोजोआ से नहीं होता है। आगे देखिए 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गेहूं का कीट यानी रस्ट कैसा रोग है। ठीक है, तो गेहूं में कीट या गिरोह
जिसको हम लोग रतुआ, हरदा, ठीक है, कहते हैं, ये कैसा रोग है? तो ये कवकजन्य रोग है, यानी इसको हम लोग फंगल बोलते हैं, ये कवकजन्य रोग है, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, ओनर राग यानी फ्लाई एश द्वारा वायु प्रदूषण किसके कारण से होता है? तो ये होता है आपका थर्मल पावर प्लांट के कोयला के दहन, या थर्मल नहीं है, थर्मल है, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट के कोयला के दहन से ये होती है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, यदि दो द्रव का क्वथनांक बहुत अधिक भिन्न हो तो उन्हें किस द्वारा पृथक किया जाता है? ठीक है, यानी दो द्रव्यों का जो क्वथनांक है वो बहुत अधिक अगर भिन्न है, ठीक है, तो उन्हें किसके द्वारा पृथक किया जाता है? तो उसको किया जाता है फाल्निक आसवन के द्वारा। किसके द्वारा? फाल्निक आसवन के द्वारा इसको अलग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, सबसे बड़ा जीवित वानर प्रजाति धरती पर कौन है? ठीक है, तो देखिए गोरिल्ला जो है, गोरिल्ला प्रजाति विश्व का सबसे बड़ा तथा सर्वाधिक वजनी जीवित वानर है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा, गोरिल्ला। अगला है क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा शासक तुलव राजवंश से संबंधित था? ठीक है, तो यहाँ पे कृष्णदेव राय, ठीक है, तुलव वंश से संबंधित था। इसका जो समय है वो है 1509 से लेके 1529 तक। ठीक है, और तुलव वंश कब से कब तक शासन किया? तो 1505 से लेकर के 1570 तक ये शासन किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप या द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है ना? इससे पहले भी क्वेश्चन आया था। तो अंडमान और निकोबार ये जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34, किस नदी की मयूराक्षी, दामोदर, कंसावती और रूपनारायण नामक सहायक नदियां हैं? ठीक है, तो मयूराक्षी, दामोदर, कंसावती और रूपनारायण नामक जो सहायक नदियां हैं वो है आपका हुगली नदी के। किसके? हुगली नदी के सहायक नदियां हैं। ये मुर्शिदाबाद शहर से हुगली शहर तक, जो मुर्शिदाबाद शहर है से लेके हुगली शहर तक गंगा का नाम भागीरथ नदी तथा हुगली शहर से मुहाने तक गंगा के नाम हुगली नदी है। ठीक है, यह गंगा की एक धारा है जो कोलकाता के बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है, और हुगली नदी की लंबाई जो है कितनी है लगभग? तो वो है 260 किलोमीटर। ठीक है, हुगली नदी की लंबाई 260 किलोमीटर। आपको बताना है कि भागीरथी नदी के तट पर कौन सा युद्ध लड़ा गया था, है ना? कमेंट में जरूर बताइएगा कि भागीरथी नदी के तट पर जो है कौन सा युद्ध लड़ा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं? तो तब उत्तर प्रदेश हमारा सबसे बड़ा राज्य है, तो यहाँ पे जो है सबसे अधिक जिले भी हैं। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस राज्य में हिमालय की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक है? ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में हिमालय की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक है।
क्वेश्चन नंबर 37 है, वह प्रजाति जो खाली एक नग्न क्षेत्र पर करती हुई अन्वेक्षक प्रजाति कहलाती है। ठीक है, तो वो जो है वह प्रजाति जो खाली और नग्न क्षेत्र पर क्या करती है, आक्रमण, ठीक है, करती हुई मूल अन्वेक्षक प्रजाति कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है। मीठे पानी की झील नहीं है, ठीक है। ऑप्शन है आपको सांबर, लोकटक, भीमताल, बड़ा पानी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन में जो आपका सांबर झील है, ठीक है, तो सांबर झील जो है मीठे पानी झील नहीं है। सांबर झील में कैसा पानी, तो यहाँ पे खारे पानी है, यानी नमकीन पानी है, ठीक है। आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़े खारे पानी का झील कौन सा झील है, ठीक है। चलिए हम बता देते हैं, भारत का सबसे बड़ा झील, खारे पानी का जो झील है वो सबसे बड़ा झील है वो आपका चिल्का झील। कौन सा, चिल्का झील, ठीक है। ऑप्शन नंबर 39 क्वेश्चन नंबर 39 है कि भारत में पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी कहाँ शुरू की गई है, ठीक है। तो भारत में पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी का शुरुआत किया जो है ना बांधवगढ़, कहाँ, बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य में की गई है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 40, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता यानी छुआछूत अनटचेबिलिटी को अवधारणा को समाप्त करता है, तो वो है आपका आर्टिकल 17 ये आपको आर्टिकल पढ़ना होगा। केवल कितने वर्ष से अधिक की आयु को भारतीय नागरिक की किसी राज्य के राज्यपाल के पद पर नियुक्त के लिए पात्र हो सकते हैं। तो उनका जो, अगर आप किसी राज्य के राज्यपाल बनेंगे तो उनकी जो मिनिमम कम से कम जो आयु है, एज है, वो कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए है 25, 35, 28 या फिर 40, ठीक है। तो यहाँ पे जो है उनका जो है वो 35 है, ऑप्शन थोड़ा आगे पीछे हो गया है, 35 साल होनी चाहिए। 42 कहता है क्वेश्चन, भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, ठीक है। तो हमारा देश जो था शुरुआत में बहुत गरीब था, तो इसलिए सबसे पहले जो योजना आई उसमें गरीबी हटाओ यानी उन्मूलन हटाओ योजना थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। एक लेखा वर्ष के दौरान घरेलू क्षेत्र के उत्पादित अंतिम माल और सेवाओं का कुल मूल्य सकल घरेलू उत्पाद आय क्या कहलाती है, ठीक है। तो एक लेखा वर्ष के दौरान घरेलू क्षेत्र के भीतर स्थित सभी उत्पादित अंतिम माल और सेवाओं का कुल मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाती है, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद, यानी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया है, यानी इसको जो है कट कर दीजिए, यानी सकल घरेलू उत्पाद कहलाती है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, देश में केंद्रीय बैंकिंग संस्था केंद्रीय बैंक की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखिए, तो देश में जो है केंद्रीय बैंकिंग की आवश्यकता जो है लगभग दिए गए ऑप्शन में सभी क्षेत्र के लिए हुए थे, जैसे ऋण नियंत्रण करने के लिए, कागजी मुद्रा के निर्गमन के लिए, सरकार की मौद्रिक नीतियों को क्रियान्वयन करने के लिए। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता, ठीक है। तो स्वर्ण पदक जीतने वाले व्यक्ति हैं वो है गुलबीर सिंह। कौन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है कि भारत ने ओलंपिक में अंतिम बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब जीता था, ठीक है। तो ये जीता था आपका 1980 में स्वर्ण पदक जीता था। 47 कहता है कि भारत वन स्थित
रिपोर्ट 2023 के हिसाब से, देखिए 2023 के हिसाब से कह रहे हैं, है ना। अगर आगे जो भी होगा ये बदलते रहता है। तो 2023 के हिसाब से अनुसार भारत में कुल वन और वृक्ष आवरण का प्रतिशत क्या है, ठीक है। तो ये है आपको 25.17%, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि भारत में सबसे बड़ा राज्य में स्थित गुंबद गोल गुंबज किस जगह है। तो जो भारत का सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबद जो है वो कर्नाटक में स्थित है। 49 कहता है गांधीवादी अर्थव्यवस्था का आधार क्या था। गांधीवादी अर्थव्यवस्था का आधार क्या था। तो गांधी जी का जो है वो बहुत फेमस है खादी एवं कुटीर उद्योग। क्या थी? खादी एवं कुटीर उद्योग आधारित विकास, ठीक है। क्योंकि गांधी जी का मानना था कि भारत में पूंजी और तकनीकी की कमी है और कुशल रोजगार का भी अभाव है, तो इसीलिए तत्काल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जितने भी हस्तशिल्प या लघु उद्योग है इसका अधिक से अधिक उपयोग हो सके किया जाए, ठीक है। तो इसीलिए गांधी जी जो थे खादी और कुटीर उद्योग पे ज़्यादा जोर दिए, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ये कब जो है अपनी संविधान सभा की मांग की थी, ठीक है। तो ये किए थे 1935 में। कब किए थे? 1935 में संविधान सभा की मांग की थी। सर्वप्रथम जो है स्वराज विधेयक जो है बाल गंगाधर तिलक जो है 1895 में लाया था, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है हमारा 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है और प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो है आज कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।